वेलकम बैक टू अपने टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो हम आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के अंदर जो आज हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आम तौर पे मैंने ये देखा है कि यार बच्चे ये सवाल अटैम्प्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि यार इतने मुश्किल डेरिवेशन का तो हम रट्टा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्टली डेरिवेशन में रट्टा लग नहीं पाता क्योंकि आप कितनी सारी चीज़ों को याद करोगे एग्जैक्टली। तो इससे बेहतर नहीं है कि इस वीडियो को देखें और लाइक भी करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुकम्मल तौर पे क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये इसका सवाल पहले एग्जाम में कैसे आता है, मैं पहले वो सवाल लिखवा देता हूं। देखिए ये एग्जाम में सवाल इस तरह से बनेगा कि शो दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। सिंपली ये मैथमेटिकल फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी हुई आएगी और आपसे कहा जाएगा ये आप प्रूफ करके दें। यहां आप गौर करें तो क्या कहा गया है, देखें लेफ्ट साइड पे गौर करें, दो वेक्टर्स है जिनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। उसमें वेक्टर ए को पहले रखा गया और वेक्टर बी को बाद में। दूसरी जानिब देखें वेक्टर बी और ए का ही डॉट प्रोडक्ट लिया गया, लेकिन यहां ऑर्डर चेंज है, वेक्टर बी को पहले लिखा गया और वेक्टर ए को बाद में। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्डर के चेंज होने से यानी ए डॉट बी में ऑर्डर ही चेंज करके हम देखना चाहते हैं कि दोनों साइडें हमारे पास बराबर आ भी रही हैं नहीं आ रही है। ये हमें प्रूफ करके देना होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर। शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की है। या बाज़ औक़ात एग्जाम में सवाल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के नाम से ही आ जाता है। इस तरह से करके कुछ आएगा, प्रूफ that the commutative law for dot product, ठीक है। सिंपली कहा गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को साबित करो, प्रूफ करके दो कि वो डॉट प्रोडक्ट में पॉसिबल है या नहीं है, क्या वाकई प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता। यही हमारा डेरिवेशन का आज का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखें जो पहली हेडिंग आप लोगों ने डालनी है वो होगी प्रूफ की, ठीक है। आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रूफ की और उसके बाद हम करेंगे ये कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जो इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन लेकर आनी है, जो प्रूफ करके देनी है, वो है हमारे पास ए डॉट बी प्रूफ करके देना है बी डॉट ए के बराबर है। इसकी लेफ्ट साइड पे जरा गौर करें, यहां दो वेक्टर्स कंसीडर किए गए हैं। तो एग्जैक्टली इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए हमें भी दो वेक्टर्स कंसीडर करने होंगे। तो यहां हम अज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है। यहां सिंपली मैंने ये मेंशन किया कि हमने अज्यूम कर लिया है दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, और ये दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के दरमियान इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा थीटा। अब इसको डायग्राम पर आप कैसे शो करोगे, यहां देखें मैंने सिंपली ड्रॉ कर लिया वेक्टर ए और ये बन गया आपका वेक्टर बी, ठीक है। इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है, एंगल फ्रॉम द ए। तो ये हो गया आपका थीटा। ये है आपके पास सिंपली दो वेक्टर्स। अच्छा, अब हमने करना क्या होगा? अब हमने करना ये होगा, अब हम जाएंगे अपनी इक्वेशन पर, जो चीज हमें प्रूफ करके देनी है उसकी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंगली हम पहले सॉल्व करेंगे और उसे लेकर आएंगे एक रिजल्ट तक, और उसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन फिर हम जाएंगे सेकंड यानी राइट हैंड साइड की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हुए एक एट द एंड जिस रिजल्ट तक लेकर आएंगे और उसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और एट द एंड आप लोग ये देखोगे एग्जैक्टली कि दोनों इक्वेशंस कंपैरिजन की बेसिस पर एक दूसरे के बराबर होंगी।
और फिर हम वहां साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं यहां पर हेडिंग डलवा देता हूं कि फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, या आप लिखो चाहो तो इसमें लिख सकते हो कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड आपको बता रही है वो क्या है, ए डॉट बी। तो आप इसमें डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लोगे, पहले रखोगे ए को और उसके बाद रखोगे बी को। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, जो एंगल फॉर्म होगा वो फ्रॉम ए टू बी होगा। ए को पहले रखने का मतलब यह हुआ कि जो एंगल बनेगा वो ए से बनना शुरू होगा और कहां जाके जो है वो किस पे कॉन्साइड करेगा, वेक्टर बी पर कॉन्साइड करेगा। फ्रॉम ए टू बी आपने आना है, ए डॉट बी का मतलब, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है, इसी को हम यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां बेहतर है कि हम इसे, यहां स्पेस कम है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको हम यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके दरमियान बनने वाला एंगल फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी मैं डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन को यूज करूंगा यहां, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और हमें यह पता है कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होगा। अब आपने करना क्या, यहां पर आप करोगे ये सिंपली कि ए का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज आ जाएगा ए के बराबर, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे, क्योंकि वेक्टर बी पर जरा गौर करें, ये दो एक्सिस के दरमियान मौजूद है, इस तरह से कुछ, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब वेक्टर बी क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान मौजूद है, तो आप इसका मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें दोनों एक्सिस की हेल्प से निकालना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लेंगे ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी को अगर रिजॉल्व किया जाए तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर आपने इस बात को समझा था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, उस वीडियो को पहले देखें कि किस तरह किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। यहां पर हम वही काम कर रहे हैं, हम सिंपली कर ये रहे हैं कि हमने दो वेक्टर्स ले लिए, यानी वेक्टर बी को हमने रिजॉल्व कर लिया उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो वो कंपोनेंट्स आप कैसे बनाते हो, इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हम कर रहे होते हैं हेड टू टेल रूल के तहत। ये आपके पास पहला कंपोनेंट आ गया और सेकंड कंपोनेंट की टेल को आपने पहले कंपोनेंट यानी वेक्टर जो आपने पहला कंपोनेंट लिया उसके हेड के साथ ज्वाइन कर लिया, और एट द एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है वेक्टर बी जिसको हम रिजॉल्व कर रहे थे। वो किस तरह से होता है, उसकी टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल पर आ जाती है और हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड पर आ जाता है। इस तरह से रिजल्ट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पर गौर करें कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसके अंदर आपने बेसिकली जो वेक्टर बी को आपने रिजॉल्व करवाया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, वो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, वो कंपोनेंट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट पे गौर करें क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये होगा बी एक्स, ठीक है, बी एक्स होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि ये लिखना गलत नहीं होगा, बी ए, व्हाट डू यू थिंक कि बी ए लिखना सही होगा या नहीं होगा। बी ए का मतलब यह है कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। यहां मैं ये भी लिखवा देता हूं कि बी ए और बी एक्स को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं कि बी एक्स और बी ए, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक चीज को हम लिख सकते हैं। और बी ए का मतलब ये होता है कि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए पर मौजूद है, या फिर प्रोजेक्शन शैडो ऑफ वेक्टर बी ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए पर मौजूद है वो यही वाला होगा, ठीक है, जिसको हम बी एक्स का नाम दे रहे हैं। बी एक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और बी ए का नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ए की डायरेक्शन पर है, ए की डायरेक्शन पर है, तो आप बी ए भी लिख सकते हो। अब कैपिटल लेटर में आपने बी लिखना है और ए को भी कैपिटल लिखना है, लेकिन उसकी बेस पर लिखना है थोड़ा सा छोटा करके नीचे, ठीक है। अब आप इसे लिखोगे
प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या प्रोजेक्शन को एक और नाम भी दे सकते हो, शैडो। ठीक है, जो साया होगा, जो शैडो होगा वेक्टर बी का, और जो वो साया जो वेक्टर ए पर पड़ रहा है, वेक्टर बी का वो साया, वो शैडो जो वेक्टर ए पर पड़ रहा है, उसी को हम प्रोजेक्शन का नाम देते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं बी ए। ठीक है, और दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसमें मैंने इसलिए काफी डिटेल में बात की ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया होगा कि बी एक्स जो है वो किसके बराबर होता है। बी एक्स जो है वो बराबर होता है बी कॉस थीटा के, बी कॉस थीटा के। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करके आ चुके हैं। तो वेक्टर बी का जो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वो कौन सा लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे बी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने ए की डायरेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ए डॉट बी आ गया, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहां मैंने शो कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। राइट साइड पर गौर करें, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर क्या आ गया, वेक्टर बी को हमने पहले लिया और वेक्टर ए को बाद में लिया है। तो क्या समझ रहे हो कि इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। इसकी डायग्राम में चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी। क्या इस दफा हम वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे और बी की जगह पर ए को ड्रॉ करेंगे। नहीं, देखो आसान करते हैं। असल में जो ऑर्डर का ताल्लुक होता है वो एंगल से होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका किस डायरेक्शन पर है। यहां जब हमने ए डॉट बी की बात की तो हम एंगल को फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं, और अगर हम बी डॉट ए की बात करें, ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं यहां पर कंसीडरिंग फॉर, पहले लिख लेता हूं फॉर राइट हैंड साइड, या फिर आप लिख लो कंसीडरिंग राइट हैंड साइड। यानी हम जो भी सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के एतबार से करेंगे वो इसके नीचे करेंगे, वो यहां करेंगे। ठीक है, फॉर राइट हैंड साइड। अच्छा, अब राइट साइड के अकॉर्डिंग देखें बी डॉट ए लिखा हुआ है, तो बी डॉट ए का मतलब क्या होगा। अब आपने अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी थीटा जो कंसीडर करना है वो फ्रॉम बी टू ए लेना है। तो फ्रॉम बी टू ए लेना है, यानी सेम डायग्राम हम उठाते हैं, सेम डायग्राम हम उठाते हैं, यही सेम डायग्राम जो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की थी, उसी को मैंने ले लिया। लेकिन अब थीटा क्या होगा, थीटा बी टू ए आएगा। थीटा जो है वो आपके पास बी टू ए आ जाएगा इस तरह से, बी टू है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां क्योंकि ऑर्डर आपने बी डॉट ए लेना है, एंगल फ्रॉम बी टू ए बन रहा है, बी डॉट ए हो जाएगा। अब बी डॉट ए जो है उसमें क्या होगा कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज आएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज आएगा, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका एज इट इज आएगा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। अच्छा, अब यहां पर पहले देखें यहां हम एक्सेस कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। मैं वेक्टर बी को सपोज कर लेता हूं कि ये एक्स एक्सेस पर है, और जो वाई एक्सेस होगा वो किस डायरेक्शन पर होगा, वाई एक्सेस जो होगा वो किस डायरेक्शन पर होगा, वो कुछ इस तरह से, ठीक है, होगा। यहां मैं लिख रहा हूं वाई एक्सेस। अगर आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व करना हो इस तरफ तो आप कैसे करोगे। अब वेक्टर ए को रिजॉल्व करने के लिए, वेक्टर ए को रिजॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जो ऐसे वेक्टर ए को रिजॉल्व कर देते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे बनाएंगे, यहां कुछ इस तरह से आएंगे, पहला वेक्टर और फिर ये दूसरा वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब गौर करके मुझे जरा बताएं कि बी वाई कौन सा है, सॉरी ए वाई कौन सा है और ए एक्स कौन सा है। वेक्टर ए को आपने रिजॉल्व कर दिया इसमें और इसमें। ठीक है, ये वेक्टर जो है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई, ये क्या हो जाएगा ए वाई। और ये वेक्टर क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही आ रहा है, यही है ना आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका ax, ठीक है, क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहां पर मैं शो कर लेता हूं कि ax जो है वो क्या ab लिखा जा सकता है। ax और ab यहां पर दोबारा से हम सेम उसी डिस्कशन पर आ गए जैसे हमने bx और ba को लेकर किया था। यहां दोबारा अब आपके पास कहानी चेंज हो गई क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया, एंगल फ्रॉम b टू a बन रहा है। पहली दफा में जो एंगल बन रहा था वो a टू b बन रहा था, ठीक है। चलिए, अब आपके पास ax आ गया, ab आ गया। ab जो है वो क्या होगा, आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a का वो शैडो जो वेक्टर b पर पड़ रहा है, वेक्टर ए का वो शैडो जो वेक्टर बी पर पड़ रहा है, उसे हम ए बी लिखते हैं, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बेटा यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पर बच्चे ये सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, या इनको ये याद करना या उसका रट्टा लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें नहीं पता होती कि हम किस तरह से किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होते हैं और हम क्यों रिजॉल्व करते हैं। यहां क्योंकि एंगल मैंने बी टू ए लिया है, तो जिस पे एंगल लाई करता है, जिस पे एंगल हिट करता है, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। पिछली दफा जो एंगल हिट कर रहा था वो वेक्टर बी को कर रहा था, तो वेक्टर बी को रिजॉल्व कर दिया bx और by पर। इस दफा वेक्टर a हिट कर रहा है, मतलब जो एंगल हिट कर रहा है वो वेक्टर b से फॉर्म हो रहा है और a को हिट कर रहा है, तो एग्जैक्टली वेक्टर a को रिजॉल्व करूंगा। अब एक्सिस चेंज हो जाएगा, एक्सिस आपकी बेसमेंट वाले वेक्टर पर आता है, तो आपका एक्स एक्सिस यूं ड्रॉ हो जाएगा और वाई एक्सिस वेक्टर ए के ए वाई वाले कंपोनेंट वाले डायरेक्शन पर रिजॉल्व होगा। तो उसी एतबार से वेक्टर ए को, जिसके दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए, जो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो आपका ए वाई है, जो वेक्टर बी वाली डायरेक्शन या एक्स एक्सिस पर आ रहा है उसे हमने ए एक्स या फिर ए बी का नाम दे दिया। अच्छा, अब इसी ए बी को या ए एक्स को हम लिख सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, कि ए कॉस थीटा, राइट, ठीक है जी। तो ax जो है वो a cos थीटा के बराबर है। ये बात मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर जब उसके कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड निकाले थे, इस पर मैंने काफ़ी बड़ा डिस्कशन किया था, इस पर हमने बात की थी वहाँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें पहले अच्छे से। एग्जैक्टली उसके बाद जब आप लोग ये यहाँ इस वीडियो पर आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट, जो कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट का है, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। अब ax को आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, b एज इट इज रहने देंगे और ax की जगह पर मैं क्या कर लूंगा, a cos थीटा रख लूंगा, ठीक है। तो b डॉट a जो है वो आपका बराबर हो जाएगा b a cos थीटा, और वी कैन से दैट कि b डॉट a को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, a b cos थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। a b दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई होती हैं दो वैल्यूज तो उनको रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट सेम है 6, ठीक है। तो आप इसी तरह अब आप क्या करोगे, a को पहले लिख लोगे, b को बाद में, और देन फिर cos थीटा। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब जरा इक्वेशन 1 पर आए और इक्वेशन 2 को देखें, दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों को ऐसे सामने रखें और दोनों को कंपैरिजन करें कि दोनों की एक साइड ऐसी है जो दोनों की मैच हो रही है, दोनों की सिमिलर है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूं कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि 3 लोग हैं जिनके दरमियान आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसमें होता ये कि हम किसी एक के साथ हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बॉय 1 है, फर्ज करें, मैं आपको कंपैरिजन भी समझा दूं, ये हमारे पास 3 लड़के हैं ए बी और सी, ठीक है। मैंने कहा कि ए की हाइट जो है वो बराबर है बी की हाइट के और b की हाइट जो है वो c की हाइट के बराबर है, तो एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि तीनों की हाइट बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह अब आप करते क्या हो कि ए बी कॉस थीटा a डॉट बी के बराबर है, ए बी कॉस थीटा b डॉट a के बराबर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कंपेयर करा लेते हैं यहां पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के भी बराबर है इक्वेशन नंबर 1 में, और ए बी कॉस थीटा
इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बी डॉट ए के बराबर आ गया, तो अब आप लिख सकते हो एग्जैक्टली ए डॉट बी जो है वो भी बराबर होगा बी डॉट ए के। ठीक है, ए डॉट बी वो भी बराबर होगा बी डॉट ए के। तो आपने ये देखा कि ऑर्डर के चेंज होने से स्केलर प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ऑर्डर के चेंज होने से स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता। देयरफॉर यहां आप एट द एंड रिजल्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो कि इफ द ऑर्डर चेंजेस देयर इज नो चेंज विल अकर्स इन स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हम अपने डॉट प्रोडक्ट के हमने कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह हम सेकंड प्रॉपर्टी जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।